हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल एल्केन के बारे में। हम बात कर रहे थे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से है पहला है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। क्या है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन? देखो, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन का मतलब होता है कभी भी एल्केन में अगर एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, इसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 को जोड़ना एल्केन में, इज नोन एज नाइट्रेशन। सपोज दैट ये है एल्केन। जब भी याद रखना, नाइट्रेशन अगर NO2 ग्रुप लगाना है एल्केन में तो उसके लिए हम लेते हैं कंसंट्रेट HNO3 ऑब्लिक कंसंट्रेट H2SO4 का मिक्सचर होता है नाइट्रेटिंग एजेंट। इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेटिंग एजेंट। ये क्या होता है? ये दोनों आपस में मिल के क्या हमें देते हैं? NO2 ग्रुप देते हैं। वो कैसे देते हैं वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो एक्चुअली अभी हमें इस जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके सिलेबस में है ही नहीं है। जब हम क्लास 12th में पहुंचेंगे या तो अभी जब हम एरोमेटिक कंपाउंड पे आएंगे तो वहां पे हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। चलो अच्छा, इतनी ही बात हो गई तो मैं बता देता हूँ कैसे बनता है मैकेनिज्म। खुश हो जाओ, आपके लिए बता दे रहा हूँ। ये कंसंट्रेट HNO3 और ये कंसंट्रेट H2SO4, दोनों का स्ट्रक्चर आपको शायद ना पता हो तो याद रखना। HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, NOH डबल बॉन्ड हो। एक जो ऑक्सीजन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर हम सबको बहुत ही अच्छे से पता है, और जिनको ना भी पता हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको स्ट्रक्चर क्या है एकदम देख के पता चल जाएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब अच्छा एक बात बताओ, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 में ज्यादा एसिडिक कौन है? ज्यादा एसिडिक हमें पता है। कौन सा एसिड ज्यादा अच्छा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कंसंट्रेट HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये बोलते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो जितना ज्यादा अच्छा एसिड वो होता है जो H प्लस को दे। तो होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जो बॉन्ड बना है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन करता क्या है, ये ऐसे बनाओ, ये हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन करता क्या है कि इसके हाइड्रोजन को ले लेता है। क्या करता है? इसके हाइड्रोजन को ले लेता है। हाइड्रोजन लेगा तो देखना होगा क्या, इसने अपना लोन पेयर इसके हाइड्रोजन को दिया, लेने के लिए दिया। तो देखो क्या बनेगा, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है ये लोन पेयर था इससे। हाँ देखो, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा था। अगर सुनना, अगर इसने क्या किया, इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लिया, अपनी तरफ ले लिया, ठीक, खींच लिया, तो इस पे हाइड्रोजन जुड़ गया, इस पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। क्या आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अगर एरो बनाना है देखो, तो एरो ऐसे बनाना, हमेशा ऐसे, ये दिखाना, ठीक, इस तरीके से एरो बनाना। इसके हाइड्रोजन को ले लिया। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा एसिड होता है किसके कंपैरिजन में? नाइट्रिक एसिड। अब एक मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसकी टेंडेंसी है H प्लस को लूज करना, तो H प्लस को क्या करेगा? लूज करेगा। तो H प्लस को लूज करेगा तो ये क्या करेगा? अब किसी ने लूज किया तो इसने क्या किया भैया, अपना लोन पेयर दिख रहा था, H प्लस बेचारा ऐसे यार गरीब दिख बन रहा था, तो इसके ऑक्सीजन ने कहा कि मैं तुमको अपना लोन पेयर देता हूं, तो इसके साथ ये जुड़ गया। अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या बन गया होगा? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव और ये OH। ये कंपाउंड स्टेबल है। क्यों? बहुत न्यूट्रल के कंपैरिजन में तो स्टेबल नहीं, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ड्यू टू मोर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अब देखना यहाँ पे क्या है, ये भैया अब बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन अपने ऊपर रखना नहीं पसंद करता है, क्योंकि इसको
ये एटम खुद की प्रॉपर्टी ये कहता है कि इस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इधर से खींच सकता है, इधर से खींच सकता है। अगर ये हाइड्रोजन से खींच ले तो फिर हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ जाएगा। तो फिर यार देने का मतलब क्या, एक बार तुम दे दो लोन पे और फिर कह दो भैया मुझे वापस कर दो। तो हाँ, ऑक्सीजन भैया ऐसा थोड़ी ना यार, पीरियोडिक टेबल में नाम जाना जाता है तो इसकी थोड़ी इज्जत तो होगी। तो एक बार देने के बाद यार ले तो नहीं लेगा, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन कहता क्या है कि यार नाइट्रोजन तुम मुझे क्या कर दो, अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला जो शेयर्ड पेयर है दे दो, ताकि मैं क्या कर जाऊं, ऑक्सीजन पे जो मेरे पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाए। तो नाइट्रोजन कहेगा भैया तुम ले लोगे मुझसे तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास भी तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो करता होता क्या यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। अब इसको क्या था, इसको तो चाहिए था, क्या चाहिए था, इसको चाहिए था कहीं ना कहीं से भैया इसके ऊपर क्या आ जाए, न्यूट्रल हो जाए ये एटम, है ना, ये इसको चाहिए था। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन है नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन भैया कहेगा यार चाहे जो भैया मुझे तुम अपना इलेक्ट्रॉन दो। अब इसकी जो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज तो और ऑक्सीजन को अनस्टेबल कर रहा होगा, तो ये और तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहां से जनरेट हो जाता है, यहां से क्या बना, एक तरीके के एन डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ये कोऑर्डिनेटेड था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर उसी तरीके से रिएक्शन आगे फॉरवर्ड मूव करती है और एल्केन का इसी तरीके से नाइट्रेशन होता है। यहाँ पे NO2 ग्रुप बन चुका था, उसके बाद एल्केन का हम क्या कराते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं। नाइट्रेशन जब भी एल्केन का कराएंगे तो हाइड्रोजन रिप्लेस करके NO2 ग्रुप क्या होता है, लग जाता है। इसी तरीके से हम याद रखना एल्केन का नाइट्रेशन कराते हैं। इस पे ज्यादा ध्यान मत देना अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी इस पे मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस पे क्या है मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा। अभी अगर नहीं आ रहे ना तो कोई गलती नहीं, क्योंकि अभी आपने थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का पी पी ब्लॉक है, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग ये अभी पढ़ा नहीं है। तो अभी एक बार आप ये पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस जितना मैं बता दे रहा हूं उतना काफी है ना, उतना चीजें काफी हैं। अब हम थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं। अब नाइट्रेशन पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। और याद रखना जो नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन ये है CH3CH4, इसका क्या करा है, कंसंट्रेट HNO3 ऑब्लिक H2SO4। ये जो रिएक्शन होती है याद रखना 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। कितने पे, 400 से 500, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अब ये होगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे और क्या लग जाएगा, CH3NO2। इसी तरीके से देखना, ये है CH3 सेम ये 400, आप खुद से लिखना बार बार ताकि आपको याद भी होता रहे। अब यहाँ पे देखना एक प्रोडक्ट तो ये बनता है CH3CH2NO2, साथ में आपको बता दूं यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं, NO2 लग जाता है। क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद NO2 तो लग जाता है। लेकिन याद रखना इस बात को कि जो टेम्परेचर है वो 400 से 500 डिग्री है। 400 से 500 डिग्री में ये बॉन्ड भी क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एक और प्रोडक्ट बनता है, CH3NO2 भी बनता है। CH3NO2 भी बनता है। मतलब याद रखना जैसे जैसे हम कार्बन चेन इंक्रीज करेंगे वो बीच से ब्रेक हो सकती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर मैं ब्यूटेन का एग्जांपल लूं तो ब्यूटेन से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। नाइट्रेटिंग एजेंट, अब आप लिख लेना नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है। नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। देखो पहला प्रोडक्ट तो क्या होगा, CH3 CH2 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 NO2 ये होगा। दूसरा क्या होगा, CH3CH सेकेंड पोजीशन पे लगा दो, ये बन सकता है। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके ये प्राइमरी ये सेकेंडरी ये दोनों तो बन गए। साथ में साथ जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड ये अगर ब्रेक होगा तो 3 कार्बन की चेन बनेगी, तो 3 कार्बन की चेन बनेगी तो ये प्रोडक्ट बनेगा
CH2 CH2 NO2। किसी ने कहा सर 3 कार्बन में ये भी तो बन सकता है CH3 CH NO2 CH3। तो इस तरीके से 2 कार्बन वाला भी बनेगा CH3 CH2 NO2। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं मुझे नाइट्रेशन ऑफ एल्केन में ड्यू टू हाई टेम्परेचर। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी क्या होता है, क्लीव हो जाता है। क्लीव होने की वजह से ये प्रोडक्ट मुझे बहुत सारे मिलते हैं। ये कहानी थी किसकी, नाइट्रेशन की। अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन की। किसकी बात करेंगे, सल्फोनेशन। जैसे नाइट्रेशन था उसी तरीके से सल्फोनेशन है। मैं मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा इस बार, क्योंकि मैकेनिज्म अभी हमारे सिलेबस पे नहीं है, तो अभी हम मैकेनिज्म को देखेंगे ही नहीं ना। मैकेनिज्म अभी जहां तक अभी तक हमने पढ़ा है वहां तक आपको पूछी भी नहीं जाएगी इसकी, ठीक। अब हेडिंग डालिएगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। अब हम सीधा डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन। अब सल्फोनेटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखो खेल यही है कि सल्फोनेशन तो हमें कराना था। क्या कराना था, हमें सल्फोनेशन तो कराना था। सल्फोनेशन कराने के लिए हम जनरली यूज क्या करते हैं ये सुनना। या तो आप ऐसे चलो, ये एल्केन है RH, इस पे डायरेक्टली क्या करो, कंसंट्रेट H2SO4 डालो। जनरली जो सल्फोनेटिंग रिएजेंट होता है वो होता है H2S2O7। इसको नाम बोलते हैं ओलियम। होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में, लेकिन हम यूज ये करते हैं, यूज हमारा ये होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में, तो हम डायरेक्टली कंसंट्रेट H2SO4 भी ले सकते हैं। यहां से भी सल्फोनेशन होता है। तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके SO3H ग्रुप लगा दो, ठीक। अब एग्जांपल पे आ जाओ, लो क्या बनेगा, CH3SO3H SO3H। सल्फोनेशन में कोई खास नहीं है। सल्फोनेटिंग रिएजेंट क्या है, ओलियम। याद रखना H2 को बोलते हैं, H2 को बोलते हैं। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2SO4। तो जनरली हम कंसंट्रेट H2SO4 ही लिखते हैं। सल्फोनेशन में याद रखना कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो नहीं ब्रेक होगा। वो नहीं ब्रेक होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा नहीं दिए। तो प्रोडक्ट ये बनेगा, 3 कार्बन लो तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3। सल्फोनेटिंग रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेट H2SO4। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक प्राइमरी का भी बन सकता है, सेकेंडरी का भी बन सकता है। तो दोनों हम लिखेंगे, CH3 CH SO3H CH3, और ये भी बन सकता है CH3 CH2 CH2 SO3H। तो ये 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इतनी ही कहानी थी सल्फोनेशन की, ठीक है। अब हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। और क्या है, कंबशन ऑफ एल्केन। एल्केन का कंबशन कराने पे क्या मिलता है। वैसे ये जो बातें हैं ये हम अपनी छोटे क्लास में पढ़े हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है, जब भी एल्केन का क्या कराते, कंबशन कराते, तो हम सबको पता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कंबशन ऑफ एल्केन की बात करते हैं तो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है कि कंबशन जब भी एल्केन का कराते हैं तो CO2 गैस और वाटर रिलीज होती है। तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। एग्जांपल अगर देखना हो तो क्या देखो, मीथेन है, इसका क्या करा दो, कंबशन करा दो, तो क्या बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी और H2O बनेगा। बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं अभी। अगर मान लो कोई सा 4 कार्बन का एल्केन ले लो, C4, क्या बनेगा, H10, इसका क्या करो दो, ऑक्सीडेशन करा, सॉरी कंबशन करा दो, तो क्या बनेगा, CO2 H2O। अब इसको अगर बैलेंस करना तो 4 कार्बन ये, 4 कार्बन ये है। ऑक्सीजन यहाँ कितने, 2, 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन 10 हो गए। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, और यहाँ 8 5 13 है, 13। तो इसको बैलेंस करना है, 13 13 लाना है। तो 13 के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो जरा, 13 के लिए क्या करना पड़ेगा। जनरली याद रखना, अगर इसको बैलेंस करना हो ना तो ऐसे बना लो, ये है मान लो इसके साथ होगा तो 3n+1/2O2, और ये बनेगा n+1H2O। इस हिसाब से चेक करके देख लो कि क्या इस पे 5 की जगह रखोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। इस तरीके का क्या है,
कंबशन है, ये कभी भी जल्दी एग्जाम में आता नहीं, तो इस पे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये छोटी क्लासेस की बात है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिएगा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराना है लेकिन एक कंट्रोल मैनर पे, कि बहुत ही ज्यादा पूरा कंप्लीटली क्या ना हो जाए ऑक्सीडाइज, ये इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इनमें कुछ 4-5 ऐसी रिएक्शन है जो सीधा सीधा आपके कंपटीशन में आएगी। पहली, अगर आप मीथेन का क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, कॉपर की प्रेजेंस में 473 डिग्री केल्विन पे क्या होता है टेम्परेचर, और कॉपर की प्रेजेंस में क्या होती है रिएक्शन होती है, और लगभग 473 से 525 तक लेते हैं केल्विन, और लगभग 100 एटीएम का क्या होता है प्रेशर होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन बीच में आ जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है मेथनॉल। ये इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस ये याद रखने की चीज है, थोड़ा सा हल्का सा या दिमाग में सेट होना चाहिए जब भी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। अगर कॉपर प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे मेथेन का, तो मेथनॉल बनता है। क्या बनता है मेथनॉल बनता है। अगर यही मेथेन का हम क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएं तो याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन का एल्डिहाइड बनता है फॉर्मल्डिहाइड। इस पे अभी मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, इसके हमें ये सब चीजें डायरेक्टली कंपटीशन में पूछी जाएगी कि व्हेन methane is treated with molybdenum oxide in presence of heat, what will be product, what will be the final product। तो एग्जांपल मेथनॉल भी लिख सकता है, फॉर्मल्डिहाइड भी लिख सकता है, बहुत से चीजें लिख सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तीसरी रिएक्शन जो है मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी इथेन का क्या कराओ ऑक्सीडेशन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड का क्या होता है सॉल्ट होता है। सॉल्ट मैं आपको देख के बता देता हूं, मैग्नीशियम का एसिटिक एसिड का सॉल्ट होता है, उसकी प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है मैं बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे एसिटिक एसिड बनता है। इन सब रिएक्शन को एक बार याद याद नहीं, मतलब कि बस देख लो, थोड़ा देख लो, ध्यान दे दो इस पे, ये डायरेक्टली कंपटीशन में आ सकती है। सीधा कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, व्हेन इथेन इज ट्रीटेड विद किसके मैग्नीशियम के एसिटेट में ट्रीट होता है तब क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट। तो याद रखना बहुत ही सिंपल है, एसिटिक एसिड बनता है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और चार ही रिएक्शन है जनरली जो आपसे पूछी जा सकती है, ये है टर्ट ब्यूटाइल, ये है क्या है टर्शरी, टर्शरी तीन कार्बन का क्या है, ये तीन कार्बन का कार्बन है, टर्शरी है, इसका नाम क्या होगा, अगर करो तो 1 2 3 टू मेथाइल प्रोपेन है। अगर इसकी रिएक्शन मैं कह रहा हूं किससे करा दो केमनोफोर से, याद रखना ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके प्रेजेंस में हीट के प्रेजेंस में करा दोगे तो प्रोडक्ट याद रखना अल्कोहल बनता है, टर्शरी अल्कोहल बनता है, मतलब कि ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में इंसर्ट हो जाता है। ये था कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का कुछ एग्जाम्पल। अब अगली प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज में आइसोमेराइजेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसका क्या होगा आइसोमर्स बनेंगे। जैसे ये चार कार्बन है, इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड AlCl3 HCl से कराते हैं तो चार कार्बन का आइसोमर क्या हो सकता है, तीन कार्बन में टूट सकता है, तीन कार्बन में ब्रेक होगा तो ये इसका एक आइसोमर ये भी तो है CH3H। तो तीन कार्बन में पांच कार्बन है तो पांच का चार कार्बन में ब्रेक हो सकता है, तो ब्रेक होगा तो एक बार नंबरिंग ये होगी, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स में ही क्या हो जाए अपने ब्रेक हो जाए। और क्या बन सकता है, तीन कार्बन में ब्रेक हो सकता है, तो ऐसा भी तो बन सकता है। तो आइसोमराइजेशन का कुछ ज्यादा नहीं है, आइसोमराइजेशन मतलब अगर छह कार्बन का है तो पांच में ब्रेक होगा, चार में, और
3 में ब्रेक हो सकता है। तो यही है आइसोमराइजेशन। इस इन सब पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब ऐसे ही होता है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन जैसे 6 कार्बन का मान लो C6H14, ये क्या है, नॉर्मल एल्केन है, हेक्सेन है, एन हेक्सेन का फॉर्मूला है। इसके रिएक्शन क्या करा दो, VO2O3 या और करके लिख लो, और मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है। क्या है, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है। मोलिब्डेनम का ऑक्साइड या V2O3 के साथ रिएक्शन करा दो। और क्या है, V2O5 के साथ रिएक्शन करा दो, सॉरी। और क्या ले सकते हैं, Cr2O5 के साथ, Cr2O3 के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो होता क्या है, ये जो 6 कार्बन का नॉर्मल हेक्सेन था, ये क्या लिखा है, CH3 CS2 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 CS3। इसकी रिएक्शन किससे करा दो, VO2 5। तो ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन चेन को एरोमेटाइज कर देता है। एरोमेटाइज क्या करेगा, तो ये बन जाएगा 6 कार्बन का ही क्या है, एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। इसी तरीके से अगर 7 कार्बन का लो, तो 7 कार्बन का क्या होगा, C7H16। अगर इसका यही करा दो, V2O5 के साथ रिएक्शन करा दो, तो देखो क्या बनेगा, बेंजीन पे 1 कार्बन एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसका नाम क्या बोलते हैं, टॉलीन। तो ये कहानी थी किसकी, एरोमेटाइजेशन की। अब हेडिंग डालिएगा पाइरोलिसिस। इन सब में याद रखना कुछ खास नहीं है, बस मैं क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देता हूं। पाइरोलिसिस, जल्दी से मैं पाइरोलिसिस बता देता हूं क्या होता है। देखो, पाइरोलिसिस, लिसिस मतलब आपको पता है, बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लो 6 कार्बन का है, C6H क्या होगा, C6H16 होगा, है ना। देखो CnH2n+2 होता है, तो 6 दूनी 12, सॉरी 14 होगा, हाँ हाँ, C6H14 है। ये अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको दिया है, इसका कराना है आपको पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस कराना है। पाइरोलिसिस मतलब होता है, तो 6 कार्बन है, ये है, ऐसे बॉन्ड बना होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 कार्बन का नॉर्मल हेक्सेन है, वो डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कार्बन में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। क्या हो जाए, डिफरेंट कार्बन में ब्रेक हो जाए। अब जैसे ये किस में ब्रेक हो सकता है, या तो बन जाए 5 कार्बन का C5H12, ये बन सकता है। और क्या बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये C5H12 बन जाएगा, तो और क्या बनेगा, इधर इधर मेथेन निकल जाएगा, है ना, C6CH2। तो यहाँ और मतलब एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। और क्या बन सकता है, 4 कार्बन का ले लो, 4 कार्बन ये होगा, 4 कार्बन का अगर एल्केन बनना होगा, तो C4H10 बनेगा, 2 कार्बन का एल्केन बाकी रह जाएगा, क्योंकि 6 है। 6 को देखो, 5 में ब्रेक करो, 5 1 करो, 4 2 करो, 3 3 करो। तो पायरोलिसिस का मतलब होता है क्लीव करना है कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिफरेंट स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन में। तो ये होता है पायरोलिसिस का मतलब। इनमें हम बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक। इन सब बातों का अभी हमें कोई यूज नहीं, बस दिया हुआ थोड़ा सा जानकारी के लिए ये चीजें दी हैं, तो मैं बता दिया। ये वाली जो रिएक्शन है, अगर एल्केन की, जनरली मेथेन की बात कर रहा हूं, ये रिएक्शन जो बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेथेन का कार्बन, सॉरी, अगर मीथेन की रिएक्शन आप किससे करा दो, मीथेन की रिएक्शन अगर किससे कराना है आपको, वाटर से करा दो, निकिल की प्रेजेंस में, निकिल के प्रेजेंस में हीट, तो जो बनता है H2O। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या रिलीज करती, मोनो ऑक्साइड। तो सिंपल कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आएगा, व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद water in the presence of nickel and heat, what gas will, which gas is released, which gas is released। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी गैस रिलीज हुई है। तो ये गैस का नाम है मोनो ऑक्साइड। तो इतनी कहानी थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। थोड़ी सी बाकी रह गई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। तो हेडिंग डालिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। उसमें केवल आपको मुझे बताना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का खेल।
अच्छा, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट क्या है, वेपर फॉर्म में क्या कन्वर्ट होने लगता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाए, फ्रीज होने की कंडीशन में आ जाए, जहां से वो फ्रीज होने लगे, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, उसको कहते हैं अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जहां से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो हेडिंग डालिएगा बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। देखो, एल्कीन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया ऑफ एल्केन। सरफेस एरिया ऑफ एल्केन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट होगी। फॉर एग्जांपल, ये CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक, ये है CH3। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अब देखो आप खुद बताओ, इसकी सरफेस एरिया और इसकी सरफेस एरिया, दोनों में सरफेस एरिया किसकी ज्यादा है? तो ये ज्यादा है, इस वजह से क्या है, इसकी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसकी ज्यादा, तो ये ज्यादा। नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, अगर ये है CH3 CH3 और ये है CH3 CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा तो वैसे ही देखा जाए तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा, इस वजह से ये भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा होती है। और देखा जाए तो जो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें जितना ज्यादा होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होती है। और देखो, ये CH3 CH2 CH3, और ले लो CH3 C CH3 CH2 CH2। अब आप बताओ, 5 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है, कौन सा ज्यादा होना चाहिए? कौन सा क्या हो, ज्यादा होना चाहिए? देखो, 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, तो पहले आप प्रायोरिटी देना नंबर ऑफ कार्बन चेन की। यहाँ पे कार्बन ज्यादा है, भले यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया वैसे देखा जाए तो सेम है, यहाँ पे 1 कार्बन एक्स्ट्रा, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज्यादा है, ठीक। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? तो जनरली अगर नॉर्मली कंपेयर करना हो, इथेन मीथेन, यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें बहुत कुछ खास नहीं, मैं एक बार चेक करके आपको देख के बता देता हूँ कि इसमें कुछ खास बातें वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, इतनी ही कहानी थी। तो आप ये लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक और बात आप लिख सकते हो कि जैसे जैसे क्या है, ब्रांचिंग, यहाँ पे देखो ये क्या है, 4 कार्बन से ये 3 कार्बन में ब्रांच में कन्वर्ट हुआ, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज होती है। और सेम यही कहानी किसकी है, डिक्टो यही कहानी किसकी है, मेल्टिंग पॉइंट की भी है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन की भी है। तो इस पे मैं ज्यादा अब टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को आपको मैं जितनी थोड़ी बहुत बातें थी वही बतानी थी, वो मैंने बता दी। तो एक अगर छोटे से लिखना है मुझे, तो देखो, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये बात है इसकी, ठीक, इतनी बात थी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इतना ही था। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम ये कह सकते हैं कि एल्केन जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर क्यों होता है? पोलैरिटी का मतलब होता है जहां पे क्या हो, चार्जेस डेवलप हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे एल्केन नॉन पोलर इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐसा नहीं लगा है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो, चार्जेस डेवलप हो। चार्जेस नहीं डेवलप होंगे तो ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आता है, तो एल्केन इज अ नॉन पोलर। तो इतनी कहानी थी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।